एआई डेटा सेंटर सेमीकंडक्टर का मार्केट साइज $180 बिलियन एस्टिमेट किया जाता है और 2029 तक इसका जो मार्केट एस्टिमेशन है वो $265 बिलियन का है। मतलब एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। तो इस वीडियो में हम मेनली 4 चीजों के पर फोकस करने वाले हैं। एआई बबल एक्चुअली है तो कैसा है, और अगर वो बर्स्ट होगा तो कैसे हो सकता है। दूसरी चीज, अगर हमें एआई डेटा सेंटर सेमीकंडक्टर के अंदर प्ले करना है तो सही अपॉर्चुनिटी कहां पर है। तीसरी चीज, कैसे वहां तक पहुंचेंगे। और चौथी चीज कि एक्चुअली इन सब का फ्यूचर लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कैसा दिखता है। मेरा नाम है अभिषेक उपाध्याय, आप देख रहे हो ग्रो विथ अभी। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले समझते हैं एआई बबल को। ज्यादातर लोग इसको .com बबल से कंपेयर करते हैं, बल्कि ऐसा है ही नहीं, ये कंपेयर हो सकता है रेल रोड बबल से। तो सबसे पहले समझते हैं रेल रोड बबल और रेल मेनिया को। इसकी शुरुआत होती है 80-30 के अंदर, जहां पे लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में पहली कमर्शियल रेल एक सक्सेस निकल के आती है और लोगों को लगता है कि इस बिजनेस के अंदर काफी प्रॉफिट है। और उस समय पे जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है उसमें इंटरेस्ट रेट काफी कम हुआ करता था और बॉन्ड के अंदर भी पैसे बन नहीं रहे थे। और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो लोगों को याद आती है स्टॉक मार्केट की, और यही चीज उस समय पे हो रही थी। और इससे भी बड़ा गेम चल रहा था। जितने भी लोग वहां पे रेलवे स्टॉक्स खरीदते थे तो 10% डिपॉजिट करने पे आपको 90% तक का लेवरेज मिल जाता था। तो लोगों को लगता था यार सिर्फ 10% देना है, बाकी 90% तो लेवरेज पे काम चला लेंगे। और इन सबके बीच एक बहुत बड़ा बबल चल रहा था जो कि चला रहा था जॉर्ज हडसन, और इसको लोग रेलवे किंग के नाम से भी जानते थे। अब वहां पे हो क्या रहा था, अब जहां पर भी आप रेल लाइन बिछाओगे वहां पर लोग होने चाहिए, सवारी होनी चाहिए, तभी कोई कंपनी प्रॉफिट बना पाएगी। अदरवाइज कोई सवारी नहीं होगी तो रेल से आप पैसा कमाओगे कैसे, राइट? नहीं कमा सकते। और यहीं पे ये इंसान पूरा गेम खेल देता है। जहां पर सिर्फ 2 गांव हैं वहां तक ये रेल की लाइनें बिछा देता है। अब यहां पे ये बबल बनना शुरू होता है और ये बबल चलता है पूरे 15 साल। लेकिन 1835 के अंदर कुछ ऐसा होना शुरू होता है कि चीजें पूरी तरीके से हिल जाती हैं। जो बैंक ऑफ इंग्लैंड है, जो कि इस समय तक सस्ते ब्याज दरों पे पैसा दे रहा था, उसने ऑल ऑफ द सडन ब्याज दरें बढ़ा दी, जिसको हम रेपो रेट कहते हैं। अब इससे क्या होता है कि जो मार्केट होती है उसके अंदर से लिक्विडिटी खत्म होने लगती है। और जस्ट इसी के बाद लगता है दूसरा झटका। जो कंपनियां पैसा रेज कर रही थी मार्केट से कि आप 10% दे दो, 90% आप बाद में देना या फिर लेवरेज ले लो, वो कंपनियां असलियत में ऑन ग्राउंड के अंदर काम करना शुरू करती हैं। मतलब जमीन खरीदने लगती हैं, रेलवे ट्रैक बिछाने लगती हैं, और वो कहती है अपने इन्वेस्टर से कि 90% जो लेवरेज में दिया था आपको ये शेयर, इसके बदले अब हमें पूरा का पूरा पैसा चाहिए। अब जैसे ही पैसे मांगने शुरू होते हैं तो दे दनादन सेलिंग होती है। रिटेल इन्वेस्टर सब बेच के भाग रहा होता है, और एक टाइम ऐसा आ गया था कि बेचने वाले इतने थे कि खरीदने वाला मिल नहीं रहा था। और इस सिचुएशन के अंदर जो रेलवे स्टॉक्स थे वो 85% तक क्रैश हो गए थे। और इस क्रैश के अंदर काफी सारी जो रेल कंपनीज थी वो तो बैंकरप्ट तक हो गई थी। लेकिन कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो कि काफी तेजी से रिकवर कर रही थी। एग्जांपल के तौर पे अगर आपको पटरी बिछानी है, रेलवे सिस्टम बिल्ड करना है, तो वहां पे स्टील चाहिए, लोहा चाहिए। लेकिन अगर ये इंडस्ट्री बंद हो जाती है तो क्या स्टील और आयरन की डिमांड खत्म हो जाएगी? नहीं, कोई और इंडस्ट्री है जो कि उसे कंज्यूम कर लेगी। दूसरा एग्जांपल, ये जो सारा का सारा ट्रैक बिछाता है, नई नई रेलवेज बनी थी, ये क्यों बनी थी? ताकि इनको यूज किया जा सके। और कॉस्ट इतना बढ़ गया था कि एक आम आदमी रेलवे को यूज कर नहीं पा रहा था, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार था। तो इन सारे क्रैश के बाद जब धीरे धीरे करके मार्केट रिकवर करती है, टेक्नोलॉजी और ज्यादा इंप्रूव होती है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही रेडी था। अब मार्केट भी तैयार था इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए, क्योंकि रेवोल्यूशन तो हुआ था लेकिन कॉस्ट हाई थी, और अब जो कॉस्ट है वो भी धीरे धीरे कम हो रही थी। तो इस तरीके से एक बड़ी मार्केट जहां पे बबल बना, एक क्रैश आया, उसके बाद वो इंडस्ट्री वापस से रिकवर करती है। और यही सेम चीज आपको इस समय पे एआई इंडस्ट्री के अंदर होते हुए दिखेगी, जहां पे एंथ्रोपिक जिसका क्लॉड है, दूसरी कंपनी ओपन एआई जिसका चैट जीपीटी है, ये फ्रंट लाइनर है। और ये कंपनी प्रॉफिटेबल भी नहीं है, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर बना रही है जो कि इस समय पे एक्सपेंसिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर जैसे टेक्नोलॉजी सस्ती होगी, ये इंडस्ट्री भी धीरे धीरे करके रिकवर करेगी। और इसी तरीके से जो एआई के अंदर बबल है, जब भी इसके अंदर क्रैश आएगा तो सारी मार्केट गिरेगी, कोई डाउट नहीं है। लेकिन जो प्रॉक्सी प्ले है, जिसकी डिमांड रियल है, जो एक्चुअली रेवेन्यू बना पा रहे, जो कंपनी प्रॉफिटेबल है और सिर्फ जो एआई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, वो कंपनी स्लो एंड स्टडी वापस से रिकवर करना शुरू करेगी, क्योंकि उनकी बैलेंस शीट काफी ज्यादा स्ट्रांग होगी। अब इस स्टोरी से हमें यह पता चल गया कि अपॉर्चुनिटी कहां पर है और
अपॉर्चुनिटी तो है, लेकिन एआई, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर की जो अपॉर्चुनिटी है ये डायरेक्टली इंडिया में नहीं है। अभी जो अपॉर्चुनिटीज है ये ग्लोबली अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पे इन्वेस्ट कैसे करना है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है वेस्टेड प्लेटफॉर्म। वेस्टेड को रेगुलेट करता है यूनाइटेड स्टेट सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। इसी के साथ साथ फाइनेंशियल इंडस्ट्री रेगुलेटरी अथॉरिटी के थ्रू ये जो प्लेटफॉर्म है ये रेगुलेटेड है, और इसी वजह से जो प्लेटफॉर्म है इसके अंदर आपको इंटरनेशनल स्टॉक और इंटरनेशनल ईटीएफ भी मिलते हैं। अब एक सेफ्टी क्वेश्चन आता है कि अगर वेस्टेड बंद हो गया तो मेरे शेयर और मेरे पैसों का होगा क्या? कुछ नहीं होगा, वो सेफ रहेंगे। कैसे? जो वेस्टेड है उसके पास ना आपके शेयर्स होते हैं ना ही उसके पास आपके पैसे होते हैं। आपका शेयर और पैसा होता है यूएस ब्रोकरेज कस्टोडियन के पास, जिसका नाम है ड्राइव वेल्थ। अब एक और क्वेश्चन आएगा कि भाई ड्राइव वेल्थ बंद हो गया तो क्या होगा? एक्चुअली जो ड्राइव वेल्थ है वो एसआईपीसी प्रोटेक्टेड है। इसका मतलब है सिक्योरिटी इन्वेस्टर प्रोटेक्शन कॉर्पोरेशन। ये यूएस बैक प्रोटेक्शन है। इसके अंदर आपको $5 लाख पर अकाउंट का प्रोटेक्शन मिलता है, जिसके अंदर अगर आपके पास $2.5 लाख का कैश भी पड़ा हुआ है ना, वो भी प्रोटेक्टेड होगा। आप इसको इस तरीके से समझो जैसे इंडिया के अंदर सीडीएसएल और एनएसडीएल है ना, उसी के आसपास आप मान सकते हो। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, बट हाँ उस तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब इसके अंदर इन्वेस्ट कैसे करते हैं, इसका एक सिंपल प्रोसेस है, मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक है उस पर क्लिक करो, वेस्टेड की जो ऐप है इसको डाउनलोड करो। इसके बाद आपको केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करना है। केवाईसी प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए आपको इसमें साइन अप करना पड़ेगा, फिर स्टार्ट केवाईसी के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद आपको फोन वेरिफिकेशन करवानी होगी। यहाँ पे आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देना। इसके अंदर फिर आपको अपनी रेसिडेंसी सेलेक्ट करनी होगी। अब इसके बाद आपको अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल डालनी पड़ेगी कि भाई आपकी पर्सनल प्रोफाइल कैसे दिखेगी। अब यहाँ पे आपको अपनी वर्क इंफॉर्मेशन डालनी है। बहुत ही शॉर्ट प्रोसेस है, जल्दी जल्दी डाल सकते हो। इसी के साथ साथ आपके पास आधार कार्ड होगा। आप मैन्युअली आधार कार्ड और पैन कार्ड को अपलोड कर सकते हो, या फिर इजी मेथड है कि जो डिजी लॉकर है इसका एक्सेस दे दो, डायरेक्टली वहां से फैच हो जाएगा। इसके बाद जो आपकी इन्वेस्टमेंट प्रोफाइल है इसको सबमिट करना है। इसके थ्रू आपका इन्वेस्टमेंट बिहेवियर पता चलेगा कि आप कितनी जल्दी ट्रेड करते हो, कितना लॉन्ग इन्वेस्ट करते हो। यहाँ पे आपके पास प्लान चूज करने का ऑप्शन आएगा, और इसके बाद आपका वीडियो केवाईसी किया जाएगा और डायरेक्टली आप सबमिट कर दोगे। और सबमिट करने के बाद कुछ टाइम के बाद आपके पास अप्रूवल आ जाएगा कि जो आपकी प्रोफाइल है वो सक्सेसफुल कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे आप अपना फंड ऐड कर सकते हो और अपनी इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। कैसे करोगे इसको भी मैं शॉर्ट और सिंपल तरीके से बता देता हूँ। तो आपको वेस्टेड का ऐप ओपन करना है। आपके साथ साथ स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं। तो जब आप ऐप पे आओगे तो आपको मिलेगा बाइंग पावर। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। आप इन सारे बैंक के थ्रू यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन है। मेरे पास आईसीआईसीआई बैंक है तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। कितने डॉलर आप इन्वेस्ट कर सकते हो ये आपकी इच्छा है। एग्जाम्पल के तौर पे मिनिमम $1 आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कितने करता हूँ, चलो एग्जाम्पल के तौर पे आपको दिखाने के लिए $10 कर लेते हैं, ठीक है। $10 को मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। करंट रेट के हिसाब से 960 रुपए की हमारी बाइंग होने वाली है। इसके बाद हमें केवाईसी हमारा हो रखा है। अब जो हमारा बैंक है उसके पास चला जाएगा, फिर हमें यहाँ पर अपने नेट बैंकिंग की डिटेल्स डालनी है। फिर इसके बाद जब मैंने डिटेल डाल दी तो लॉगिन के ऊपर मुझे क्लिक करना है। जैसे मैं लॉगिन पे क्लिक करूँगा, देखो मेरा बैंक यहाँ पर ऐड हो चुका है। कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा। जितनी बार आप करोगे उतनी बार आपको ये ऐड करना पड़ेगा। देखो अब यहाँ पे जैसे मेरा प्रोसेस हो गया है कि मेरे को $10 के लिए यहाँ पे जो रेट चार्ज हो रहा है आपके सामने है। फिर मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो मुझे सिर्फ लिस्टेड कंपनी सेलेक्ट करनी है, क्योंकि मैं यहाँ पर इन्वेस्ट कर रहा हूँ। कौन से ब्रोकर, मतलब कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ बेसिकली, तो मैं नैस्डैक के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद बाकी सारी डिटेल्स यहाँ पे प्री फिल्ड होने वाली है। अगर आप चाहो तो इसको खोल खोल करके देख सकते हो, ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें डालनी है। टीसीएस कितना कटेगा, क्या चीज़ें होंगी, ये आपको दिख जाएगी। सेविंग अकाउंट से मैं ट्रांसफ़र कर रहा हूँ पैसा, यहाँ पे पूरी डिटेल आपको दिखने वाली है। नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, ये पूरा ट्रांजैक्शन मेरा आ गया। फिर कंटिन्यू टू पे पे क्लिक करना है। फिर जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा मेरा ब्रेकअप दिख जाएगा कि क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कट रही है। नेक्स्ट पे दोबारा क्लिक करूँगा क्लोज करके। फिर मेरे को यहाँ पर ओटीपी डालना है, जो कि मेरी ईमेल आईडी और नंबर पे आएगा। अभी जो ओटीपी है ये मेरे नंबर पे आ चुका है, मैंने डाल दिया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। अब मैंने ये डिटेल्स डाल दी है, पे टू INR करने वाला हूँ। इसके बाद क्या होगा, जो मेरी पेमेंट है ये सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो चुकी है, सबमिट हो चुकी है, ठीक है। 1 से 2 बिजनेस डेज हैं जहाँ पर मेरी ट्रांसफ़र, जो पेमेंट मैंने ट्रांसफ़र करी है वो आपको आपके अकाउंट के अंदर दिख जाएगी, वेस्टेड के अकाउंट में। और ऐसा कुछ आपको मेल भी आ जाए कि भाई आपके अकाउंट के लिए जो रिक्वेस्ट है वो आ चुकी है। थोड़ा प्रोसेस होगा एंड देन क्रेडिट हो जाएगा, और उसके बाद आप जाकर के जो स्टॉक आपको पसंद है वो खरीद सकते हो। अब बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी है, कौन कौन से ETFs हैं। कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, मैं आपको स्टडी पर्पज से डिटेल में समझाता हूं कि एग्जैक्टली क्या क्या चीजें हमारे लिए अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं स्टॉक्स की, जिसके अंदर हम AI इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर की बात करने वाले
वाले हैं और इसके अंदर काफ़ी सारी कंपनीज हैं, काफ़ी पॉपुलर कंपनी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहली कंपनी है हमारी एनवीडिया। अब बोलोगे एनवीडिया तो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी है भाई, ये नए नए सेगमेंट्स खोलती जा रही है। एग्जाम्पल के तौर पे जीपीयू के लिए आपको चिप्स चाहिए, राइट? वो कौन बनाएगा? वो बनाएगी एनवीडिया। एआई मॉडल को ट्रेन करने में ये जो चिप्स हैं ये काम आती है, जैसे कि एंथ्रोपिक या फिर ओपन एआई। ये प्रॉफिटेबल नहीं है, लेकिन एनवीडिया की जो ग्रोथ है वो रियल ग्रोथ है, जो कि अर्निंग के अंदर आपको दिखती है। जब आप इनकी बैलेंस शीट पढ़ोगे तो आपको दिखेगी कि हाँ, ये कंपनी एक्चुअली ग्रो कर रही है, क्योंकि एआई कभी यूज करे या ना करे भाई, चिप्स की जरूरत तो होने ही वाली। आपके अभी जो कंप्यूटर है उसके अंदर भी चिप्स लगी हुई हैं। दूसरी कंपनी है हमारी माइक्रोसॉफ्ट। अब माइक्रोसॉफ्ट क्यों इनडायरेक्ट प्ले है और क्यों सॉलिड प्ले है ये समझो। एज ऑफ नाउ माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक अच्छा खासा डिस्काउंट दिख रहा है, ऑल टाइम हाई से ऑलरेडी काफी अच्छा खासा क्रैश हो चुकी है। तो एज़्योर क्लाउड ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है, ये काफी तेजी से ग्रो कर रहा है। और जब आप एआई की बात करते हो तो क्लाउड सर्विसेज काफी तेजी से तगड़े तरीके से इवन ग्रो कर रही है। अगर हम बात करें ओपन एआई की, तो इसके अंदर भी मेजर स्टेक है माइक्रोसॉफ्ट का। तो अब डायरेक्ट ओपन एआई के अंदर स्टेक ना लेकर के हम प्रॉक्सी प्ले कर सकते हैं, मतलब माइक्रोसॉफ्ट ने इन्वेस्ट किया तो इनडायरेक्टली आपने ओपन एआई के अंदर भी एक स्टेक खरीद लिया है। एआई इनके प्रोडक्ट में है तो इसलिए ये इनडायरेक्ट प्ले है, सिर्फ एआई पे इसका बिजनेस डिपेंडेंट नहीं है। और माइक्रोसॉफ्ट की अर्निंग रियल है, जो कि आप देख सकते हो उनका बैलेंस शीट पढ़ करके। अगली कंपनी है हमारी ब्रॉडकॉम। अब जो ब्रॉडकॉम है ये नेटवर्किंग चिप्स बनाती है, जो कि डेटा सेंटर को कनेक्ट करते हैं। गूगल मेटा के लिए कस्टम एआई चिप्स भी बनाती है ये वाली कंपनी। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई ओपन एआई बंद हो गई, ये सारी बड़ी एआई वाली कंपनी बंद हो गई, तो भी नेटवर्क चिप्स की तो जरूरत पड़ने वाली है। ऐसा थोड़े था कि चिप्स की जरूरत खत्म हो जाएगी। याद होगा कोविड का टाइम था, चिप्स शॉर्टेज हो गई थी, चिप्स के प्राइस कितने ज्यादा बढ़ गए थे। उसी सेगमेंट में काम करती है ब्रॉडकॉम। अगली कंपनी है TSM, ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी। ये दुनिया की सबसे एडवांस चिप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। एनवीडिया के जो चिप्स होते हैं वो यही कंपनी बनाती है। कोविड के टाइम पे आपको याद होगा ऐसा हुआ भी था, हर जगह पे जो सेमीकंडक्टर है उनकी शॉर्टेज पड़ गई थी। सेमीकंडक्टर कहाँ यूज होता है? आपके टीवी में होता है, आपके एसी में होता है, आपकी गाड़ियों में होता है। मतलब आज की डेट में बिना सेमीकंडक्टर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम तो चल ही नहीं रहा। अनबीटेबल लीडर है इस सेक्टर के अंदर। अब बात करते हैं कुछ ईटीएफ की। अब ईटीएफ क्या होते हैं? एक्सचेंज ट्रेडेड फंड होते हैं और ईटीएफ काफी ज्यादा पॉपुलर हैं और ईटीएफ आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट भी दे देते हैं। अब एक सिंगल स्टॉक पिक करोगे तो भाई काफी ज्यादा रिस्क हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होती है यूएस मार्केट के अंदर। अब जो सबसे पहला ईटीएफ है वो सिंपल ईटीएफ है, वो नैस्डैक का ईटीएफ है, उसको हम QQQ कहते हैं। इसका टिकर नेम है, ये याद रखना है, ये चीज देखनी है आपको यहाँ पे सर्च करने के लिए। QQQ कहते हैं इसे हम, ठीक है। अब QQQ का क्या मतलब है? ये नैस्डैक 100 के अंदर ये मेनली इन्वेस्ट करता है। इट मेंटेन्स correspondence between composition and weight of the security in the trust identity और relative weight of index securities, ठीक है। तो टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। यहाँ पे आप देखोगे इसका क्या डिविडेंड यील्ड आता है, कितना बीटा है। अगर आप देखोगे इस ETF के अंदर तो आपको IT कंपनी 60% देखने को मिलेगी और बाकी सारी कंपनीज है। इस ETF में आपको एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वाली कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, AMD जो है, ये सारी कंपनीज आपको मिल जाएगी। इसका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाएगा। एक ETF देखते हैं हमारा, ये है हमारा सेमीकंडक्टर का ETF है हमारा, ठीक है। इसका जो टिकर नेम है उसका नाम है SMH। इसको जब आप सर्च करोगे तो ये आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसके अंदर हम देख सकते हैं भाई 6 महीने, 7 महीने, 5 साल में कैसा परफॉर्म करा है इस वाले ETF ने, ठीक है। इस ETF के अंदर भी आप देख सकते हो कि ये जो ETF है नॉर्मली इन्वेस्ट करता है 80% टोटल एसेट इन सिक्योरिटीज दैट कंप्राइज द फंड बेंचमार्क इंडेक्स, ठीक है। जो इसका बेंचमार्क है उसके इंडेक्स के अंदर, उसका इंक्लूड द कॉमन स्टॉक, डिपॉजिटरी रिसीट्स एंड यूएस एक्सचेंज लिस्टेड कंपनी इन द सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। इसी के अंदर ये चीज काम करते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया सच एज कंपनी, मीडियम कैप कंपनी, फॉरेन कंपनीज दैट आर लिस्टेड ऑन यूएस एक्सचेंज, मतलब मीडियम कैप की जो कंपनीज है उसके अंदर इन्वेस्ट करें। अगर आप देखोगे 100% टेक्नोलॉजी कंपनी मिल जाएगी आपको। यहाँ पर आप देखो इसका ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा। तो इसको आप एनालाइज करना, मैं कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं बोलूंगा इसको एनालाइज करो। आप यहाँ पर देखोगे क्या परफॉर्म करा है इसने, कैसे परफॉर्म करा है, क्या न्यूज है। अगला जो ETF है उसका नाम है XOXX। ये भी काफी बढ़िया ETF है, आई शेयर का ETF है ये। मतलब बढ़िया तो मैं नहीं कह रहा आपको, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में है, जस्ट डिस्क्लेमर मैं आपको दे दे रहा हूँ। इसके अंदर जो फंड मैनेजर है उसकी क्या डिटेल है, क्या ऑप्शन है, ये चीज़ें यहाँ पे बताया हुआ है कि 80% तो इक्विटी में करता है, लेकिन 20% ना टाइम टू टाइम फ्यूचर ऑप्शन, स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स, इन सब के अंदर करते हैं। अब यहाँ पे देखो एक्सपेंस रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है, सेमीकंडक्टर वाला प्ले कर रहा है। सेमीकंडक्टर में भी जैसे मैक्रोन है ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, AMG जो है ये चिप है, ठीक है। इस तरीके से इंटेल जो है चिप है, ब्रॉडकॉम चिप है, एनवीडिया GPU है, ये सारी की सारी कंपनी जो है ये सेमीकंडक्टर के अंदर काम कर रही हैं।
अब एक और ETF दिखाता हूं मैं आपको डेटा सेंटर का। इसका टिकर नेम है DTCR। जब आप सर्च करोगे ना वेस्टेड पे आके, तो ये टिकर नेम सर्च करना। ये है ग्लोबल एक्स डेटा सेंटर एंड डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ETF। अगर आप देखोगे इसकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, यहाँ पे आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी कि भाई क्या क्या करते हैं। 80% इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ये रीट्स में भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, इंडेक्स में भी, यहाँ पर भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ कहाँ कहाँ एक्सपोजर है इनका, डेटा सेंटर में है, सेलुलर टावर के अंदर है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हार्डवेयर के अंदर है, ये सारी जगहों पर ये मेनली इन्वेस्ट करते हैं। क्या करती है ये ETF, इसको पढ़ोगे तो आपको एक छोटा सा आइडिया लग जाएगा। और यहाँ पर आप देखो रियल एस्टेट में 52% है, मतलब डेटा सेंटर के लिए क्या चाहिए, रियल एस्टेट चाहिए, राइट। उसके अंदर इनका मेन एक्सपोजर है उन कंपनीज में। फिर क्या है, इंफॉर्मेशन मतलब IT कंपनीज के अंदर भी इनका एक्सपोजर है। तो आप देखो इसका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई और काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आपको देखने को मिलने वाला है। तो ये वाला ETF भी है, इसको भी आपको स्टडी करना चाहिए। अब एक ऐसा ETF बताता हूँ, एक ऐसे सेक्टर में काम करता है जो काफ़ी ब्राइट सेक्टर है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे आप एक चीज़ बता दो कि आने वाले टाइम के अंदर आपको क्या लगता है, ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा रोबोट? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल कर देगा, मतलब ये तो होना ही है ना, आज नहीं तो कल तो होगा ही होगा। तो इसके लिए रोबोटिक्स वाला जो ETF है कैसा रहेगा, जैसे कि फ्यूचर AI और टेक ETF है ये वाला। ठीक है, अब इसके अंदर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी और डिटेल मिल जाएगी। जैसे इस ETF का मेन फोकस क्या है, ये ETF जनरली इन्वेस्ट करता है 80% एसेट अपना सिक्योरिटी अंडरलाइंग इंडेक्स। ठीक है, द इंडेक्स इज कंपोज ऑफ US एंड नॉन US कंपनी, मतलब ये सिर्फ US नहीं, नॉन US कंपनी के अंदर भी ये इन्वेस्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड टू कंट्रीब्यूट टू आर्टिफिशियल AI, मतलब AI वाली कंपनीज होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी आर एरियाज इंक्लूड जनरेटिव AI जो मैं क्लॉड और आपको ओपन AI बता रहा हूँ, वो जनरेटिव AI का पार्ट है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर, AI सॉफ्टवेयर, AI सर्विसेज, इन सब के अंदर ये वाला जो ETF है इसका एक्सपोजर है। इसलिए 89% IT के अंदर, फिर इंडस्ट्रियल, फिर कंपोनेंट। इसका पोर्टफोलियो देखोगे तो इसका पोर्टफोलियो काफ़ी ज़्यादा डाइवर्सिफाई आपको दिखेगा। रोबोटिक्स अगर आपको पसंद है तो इस टिकर का नाम है ARTY। इसको आपको एक बार जरूर चेकआउट करना चाहिए। रोबोटिक्स अगर आपको एज अ सेक्टर पसंद है, काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इसको आप एनालाइज करोगे तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज़ कि भाई टैक्सेस का क्या रूल है और कितना पैसा हम यहाँ से इन्वेस्ट कर सकते हैं बाहर, तो इसको मैं आपको बहुत सिंपल शब्दों में बता देता हूँ। सबसे पहली चीज LRS स्कीम होती है जो कि लीगल है इंडिया के अंदर, हमारी गवर्नमेंट ये सुविधा हमें प्रोवाइड करती है। उसके अंदर वेस्टेड एज अ प्लेटफॉर्म रजिस्टर्ड है। ठीक है, तो जो RBI का रूल है LRS स्कीम के अंदर, जहां पे $2.5 लाख तक एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर आप इंटरनेशनल मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हो, मतलब बाहर भेज सकते हो, लेकिन $2.5 लाख ही अलाउड है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। और जब आप एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर 10 लाख रुपए से ज्यादा इन्वेस्ट करते हो तो आपके ऊपर TCS लगना शुरू हो जाता है, जो कि 20% होता है। जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तो वहां से आप क्लेम कर सकते हो। ये आप कह सकते हो कि आपने एडवांस टैक्स पे कर दिया है। अब कुछ टैक्सेस की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली मैं बोलूंगा कि आप अपने CA से पूछो जो आपकी ये सारी चीजें मैनेज करता है। थोड़ा सा मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूं। एज अ इंडियन सिटीजन अगर आप US स्टॉक्स के अंदर प्रॉफिट कमाते हो तो आपका जो टैक्स है वो इंडिया के अंदर लगेगा, वो US के अंदर नहीं लगेगा। इवन आप प्रॉफिट गेन भी करते हो तो भी आपको टैक्स देना पड़ेगा। जब आपने जिस फाइनेंशियल ईयर में पैसा ट्रांसफर किया है तो जो आप अपनी ITR भरते हो, उस ITR के अंदर ये मेंशन करना पड़ेगा कि कितना पैसा आपने इंडिया से बाहर बेचा है, मतलब इंडिया के बाहर आपके कौन कौन से एसेट्स हैं। दूसरी चीज डिविडेंड, इसके ऊपर आपको US के अंदर ही टैक्स देना पड़ेगा, मतलब 25% आपका जो भी डिविडेंड आएगा उसके ऊपर कट जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर से एडवाइस करूंगा अपने टैक्स एडवाइजर से कंसल्ट कर लेना फॉर मोर डिटेल। ये मैंने आपको छोटा छोटा ऊपर से समझा दिया है, इसमें भी बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं। अब जान लेते हैं शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कि भाई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैसे कैलकुलेट किया जाता है। US के अंदर जब आप इन्वेस्ट करते हो तो 24 मंथ के अंदर अगर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है तो उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की तरह इंडिया में देखा जाएगा। मतलब 24 महीने, मतलब 2 साल से ज्यादा अगर आप कोई एसेट होल्ड करते हो और उसके बाद सेल करते हो तो उसको एज अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन देखा जाता है। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। तो जब भी हम US के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो लॉन्ग टर्म होगा तो टैक्स एफिशिएंट होने वाली है वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिंग। अब मैं आपको बताता हूं वो 3% वाला रूल जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो बोला था। और US इन्वेस्टिंग का ना इंडिया में अगर आप बैठ के कर रहे हो तो यही फायदा है। देखो जब आप US के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो डॉलर टर्म्स में होता है। आप बोलोगे मैं तो INR के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूं, हाँ, लेकिन आपने वो वीडियो में देखा ना जो मैंने
आपको दिखाई थी इन्वेस्ट करते हुए, आपके आईएनआर कन्वर्ट होते हैं डॉलर्स के अंदर। मतलब अब जो आपका पैसा बाहर इन्वेस्ट हो रहा है वो डॉलर टर्म्स में हो रहा है। हिस्टोरिकली एक चीज देखी गई है, जो आईएनआर है इन अ लॉन्ग रन एवरेज 3% से डेप्रिशिएट करता है डॉलर के अगेंस्ट। मतलब क्या है कि सपोज करो आप यूएस के अंदर सिर्फ 5% के प्रॉफिट कमाते हो और जो आईएनआर है वो 3% से डेप्रिशिएट हो जाता है। तो जब आप उसको बेचोगे यूएस के अंदर तो और वापस इंडिया लाओगे तो आपको 3% का एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि आईएनआर के अंदर डॉलर कन्वर्ट होगा, मतलब तो 3% का एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलता है। आईएनआर गिरता है इस वजह से। अब गिरेगा नहीं गिरेगा ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे हिस्टोरिकली 3% गिरा था, लास्ट एक साल के अंदर करीब 10% के आसपास गिरा है। हो सकता है अगले साल कुछ भी ना गिरे, हो सकता है उसके अगले साल 1-2% गिरे। तो ये फ्लक्चुएट करता है। एवरेज बताया मैंने, इन लॉन्ग रन होना नहीं होना ये टोटली क्वेश्चन मार्क है कि इकोनॉमी कैसा परफॉर्म कर रही है, डॉलर कैसा परफॉर्म कर रहा है, राइट। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बहुत कुछ इन डिटेल बताया है। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर एआई इंडिया के अंदर जो प्रॉक्सी प्ले है वो जानना है तो ये वाली वीडियो देख लेना, और वेस्टेड का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। क्लिक करो और ओपन करो अपना अकाउंट और ये पूरी वीडियो को प्रोसेस करो, और लॉन्ग टर्म में जब आपको कुछ बेनिफिट हो तो मुझे थैंक यू जरूर बोल देना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।